हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 22 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, दूसरा स्माइल 75 इनिशिएटिव, तीसरा वर्ल्ड लॉ एंड डे 2022 और चौथा होगा हमारा लंपी प्रो वैक इन वैक्सीन अभी बनी है। ठीक है, और पांचवा होगा बटरफ्लाई माइंस के बारे में, और लास्ट का आर्टिकल होगा जो कि छठा है इकोस्टेस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जो कि है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EMRS भी बोल सकते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में देखो, आप जानते हो कि मोदी जी है और भी कई गवर्नमेंट में कई ऐसे हमारे मिनिस्टर है जो डे टू डे मतलब कांटेक्ट करते रहते हैं, बच्चों से हो या आपके एंटरप्रेन्योर्स हो उनसे। तो एक कार्यक्रम होता है संवाद। उसमें क्या है कि स्कूल के बच्चों से क्या है, वार्ता की जाती है। ऑनलाइन वार्ता कर लो, डायरेक्ट कांटेक्ट में आके वार्ता कर लो, यानी कि बातचीत कर लो, इंटरेक्शन कर लो, उनसे जानो कि भाई कैसे कैसे उनका पढ़ाई हो रही है, सब सही चल रहा है, आपको सुविधाएं मिल रही है नहीं। तो इस तरह का एक संवाद हुआ। संवाद यानी बातचीत, दो आदमियों के बीच में इंटरेक्शन या ग्रुप्स में इंटरेक्शन, तो जिसे हम वर्चुअल इंटरेक्शन बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच हुआ। और स्टूडेंट्स किसके थे? EMRS की, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के वो बच्चे थे। उनके बीच में ये क्या ना वार्ता हुई। और किसने ये ऑर्गेनाइज की? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज की। तो इसलिए तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS ये न्यूज में आए हैं। तो अब हमारा यहाँ पे जो मेन मुद्दा है इसको डिस्कस करने का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या होते हैं, किस स्कीम के तहत ये बनाए गए, इनका उद्देश्य क्या है, तो इनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है ये क्या है कि एक तरह का मॉडल प्रेजेंट करते हैं। किन के लिए करते हैं? जो आपके इंडियन ट्राइबल्स स्टूडेंट्स हैं, इंडियन ट्राइबल्स जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है ना, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन के अप टू मार्क जो आपकी मॉडर्न एजुकेशन है, एक तरह का मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है। रेजिडेंशियल क्योंकि वहां पर रहने की भी सुविधा साथ साथ प्रोवाइड की जाती है। कब स्टार्ट किए गए थे? 1997 से 98 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें स्टार्ट किया था। इनका उद्देश्य यही था कि एक तरह से इम्पीटिस प्रोवाइड करना, यानी कि इन्हें तेजी प्रोवाइड करना कि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। किसको? जो कि नियर बाई ट्राइबल्स एरियाज होते हैं, आपके पास भी ट्राइबल एरियाज होंगे या ट्राइबल पॉपुलेशन आपके आसपास भी रहती होगी, जो ट्राइबल जैसे कि शेड्यूल टाइप के जो बच्चे हैं, शेड्यूल टाइप की जो कम्युनिटी है, तो उनके बच्चे को क्या है, सही से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। वो एजुकेशन में और सोशली एजुकेशनली और आपकी इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड होते हैं। तो उनको ये क्या ना, गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको अच्छी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। उन्हें किस तरह की एजुकेशन दी जाती है कि जो सीबीएसई का करिकुलम होता है ना, बिल्कुल सीबीएसई लेवल की उन्हें वो एजुकेशन दी जाती है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड एक टाइप का समझ लो। तो एम्फेसिस किस चीज पर ज्यादा फोकस होता है, किस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि उनकी एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी हो और उनका ऑल ओवर, और जो क्या ना, ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट हो, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। वो हर चीज में, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, उन्हें अच्छी न्यूट्रिएंट्स दिए जाए, अच्छी उन्हें एजुकेशन दी जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। क्योंकि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनकी ये स्पेशल बात की जा रही है। अगर बात करें कि प्रेजेंटली कि अभी अगर हाल ही में बात करें कि टोटल कितने ऐसे फंक्शनल स्कूल है, देखो स्कूल तो बहुत जा रहे हैं रेजिडेंशियल में, कुछ ऐसे स्कूल है जो काम नहीं कर पा रहे हैं मगर फंक्शन जिनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है और सही तरह से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है। तो टोटल अभी 384 फंक्शनल स्कूल है जो ऑल ओवर इंडिया स्टेब्लिश किए गए हैं एज ए नवोदय विद्यालय, जो हमारे स्टेब्लिश किए गए थे। जवाहर नवोदय जो योजना थी उसके तहत जो नवोदय विद्यालय जो कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो उनकी तर्ज पे, उनकी लाइन पे ही आपके नवो एजुकेशनल जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उनको स्टेब्लिश किया गया था। इनमें क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्पेशली इन ट्राइबल्स बच्चों को। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब एकदम ब्रांड न्यू, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे आपकी स्मार्ट क्लासेज है, आपके जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पर पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर होता है, आपकी बिल्कुल एकदम इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, और बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट कराया जाता है, उनको हर तरह की सुविधा दी जाती है। और क्योंकि वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके पास एक यूनिक आर्ट होती है, यूनिक कल्चर होती है। तो साथ साथ एजुकेशन देने के साथ साथ हमारा एक मेन उद्देश्य, यानी गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य ये भी है कि जो उनके आर्ट एंड कल्चर को भी प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए, सुरक्षित रखा जाए और टू हैंड ओवर किया जाए आपका जनरेशन टू जनरेशन। और दूसरे बच्चों में भी ये ऐसी भावना है जो आपके सोशली डेवलप बच्चे हैं, वो उनकी आर्ट एंड कल्चर को जाने कि कितना रिच आर्ट एंड कल्चर है ट्राइबल्स पीपल्स का। तो
तो वही एक चीज़ यहाँ पे एक एक तरह की मुहिम देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसके माध्यम से? एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स के माध्यम से, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि उसमें वही पढ़ेंगे, और भी बच्चे पढ़ सकते हैं, मगर मेनली फोकस इस पे उन्हीं बच्चों को होता है, ठीक है? और उसमें ट्रेनिंग, और दूसरी चीज़ है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे होगा कि उन्हें स्पोर्ट्स में भी आगे निकालना है, स्किल देनी है, जो उनकी काम आएगी आगे जॉब लेने में, इस तरह का स्किल डेवलपमेंट भी करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि हमारे इंडिया में टोटल आपकी एसटी की पॉपुलेशन कितने 8.6% एसटी पॉपुलेशन है, जो कि टोटल 11 करोड़ के बराबर हो जाती है हमारी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें बोली गई कि कितने स्कूल यहाँ पे वो बनाए गए हैं और कितने एरिया में कितने स्कूल होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला है जो ईएमआरएस है आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक ब्लॉक में एक स्कूल होना चाहिए। और किसके तहत ये डेवलप किया गया है? जो आपका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी है, या इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया था, उसके अंदर के जिस एरिया में आपकी 50% एसटी की पॉपुलेशन है, वहां पे आपका कम से कम एक आपका रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, एकलव्य मॉडल का जो स्कूल होना चाहिए, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल होना जरूरी है। और ये बात किस में बोली गई थी? बजट 2018-19 में जो पेश किया गया था, उसमें चीज रखी गई थी, बजट में प्रोविजन किया गया था कि हर एक ब्लॉक में जिसकी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन आपकी एसटी की है और लगभग 20,000 ट्राइबल पर्सन वहां पे रहते हैं, वहां पे कम से कम एक ईएमआरएस होना जरूरी है। किस ईयर तक? 2022 तक कम से कम एक ईएमआरएस होना जरूरी है। तो कवर कर लेना चाहिए ऐसे एरिया को जहाँ पे 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है, कि वहाँ पे एक मॉडल स्कूल होना जरूरी है, ठीक है? यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे, मैप में यहाँ पे बताया गया कौन कौन से एरिया में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, किस किस डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और सॉरी एवरी स्टेट यहाँ पे बताया गया। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पंडित, वहाँ पे आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। हिमाचल उत्तराखंड में यहाँ पे देखने को मिलेगी थारू, लोधी, सहारिया, श्रीवास्तव, वेशी, ठीक है, वेश। और आपका अरुणाचल प्रदेश में निशी देखने को मिलेगी, नागालैंड में ओ नागा देखने को मिलेगी। और झारखंड की बात करें तो आपका संथल, सतनामी, सतनामी मूवमेंट, संथल मूवमेंट ये हुआ था, इस तरह की लड़ाई हुई थी, वो भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो मेघावाल आपको देखने को मिलेगी, गुजरात में भील भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहीं पे है, मगर मेन डोमिनेटेड इसी एरिया में देखने को आपको मिलेगी। और भी कई आंध्र प्रदेश में ये काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा आपकी उड़ीसा और झारखंड में इधर देखने को मिलती है, ठीक है? और यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई, किस एरिया में कितनी ज्यादा, जिसमें येलो एरिया है तो वहाँ पे आपका क्या है कि ये 10 to 25% के बीच में देखने को मिलेगी। जो आपका रेड एरिया जैसे मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ और आपका मिजोरम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आप थोड़ा इसको पॉज करके स्लाइड को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, किस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, किस एरिया में सबसे कम है। अगर सबसे कम और ज्यादा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में बिल्कुल भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। सिर्फ इंडिया के ये दो ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो ओवरऑल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी एक नजर। इनका ओवरऑल मेन उद्देश्य ये कि फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट इनका किया जाए, जो स्टूडेंट है इनका किया जाए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए, हर एक ईएमआरएस में ऐसा होना चाहिए। एम्पावर करना है उन स्टूडेंट्स को कि जिससे कि वे चेंज एजेंट्स बन सके। यहाँ पे जो वर्ड आया ना, चेंज चेंज एजेंट, चेंज एजेंट्स का मतलब ये है कि अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें कैपेबल बनाएंगे, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, स्पोर्ट्स की स्किल्स देंगे, तो वो चेंज लेके आएंगे, अपनी इलाके में लेके आएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट पे लेके आएंगे, अपने स्टेट में लेके आएंगे, तो इंडिया में लेके आएंगे ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि अपनी पूरी कम्युनिटी में वो चेंज लेके आएंगे। तो यही चीज है यहाँ पे बोली गई है, ठीक है? और उनको जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है उनकी एजुकेशन पे किया जा रहा है। कौन सी इस क्लास की एजुकेशन? कि 6 से लेकर 10 तक और फिर 11 से लेकर 12 तक, इसमें एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उनको उनकी तरीके से एजुकेशन ऐसा करिकुलम बनाया जाए कि उनकी तरीके से, उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, उनकी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाया जाए। पढ़ाया तो ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाना है, मगर मेन फोकस उनकी उस पर होना चाहिए, ताकि वो ट्राइबल पॉपुलेशन की कल्चर उसको जाने, ठीक है? ओवरऑल इंडिया को तो जानना ही है, तो और उनको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि जिससे कि वो एनरिच हो जाए हर चीज में। और उनको एनुअल सपोर्ट भी दी जाती है, जो भी इनका खर्चा होता है क्या नाम, जो वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जितना भी उनका एनुअल खर्चा आता है वो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जरूरत यहाँ पे गवर्नमेंट को महसूस होती है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? एजुकेशन में। एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि उनके कंप्यूटर मुहैया कराए जाए, उनका जो स्कूल है वो अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए, ठीक है? और जो भी जरूरत है चीजों की, वो चीज मुहैया कराई जाए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वही आ जाता है कि स्कूल्स
बनाना, उनके सेहत पे ध्यान देना, उनके न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना ताकि उनकी हेल्थ सही हो सके और एनवायरनमेंट पे कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि उसका हर तरह से उनका स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो और उनके कल्चरल नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराना कि उनको कल्चर को वो जाने, कल्चर उनका बूस्ट हो। अगला आर्टिकल हमारा स्माइल 75 इनिशिएटिव के बारे में क्यों न्यूज में आया। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वो किस लिए लॉन्च किया कि आप जानते हैं हमारे देश में डेस्टिट्यूशन और बैगरी, यानी कि बैगरी मतलब भीख मांगने की जो प्रथा है, डेस्टिट्यूशन के आइसोलेशन, डेस्टिट्यूशन का मतलब आइसोलेशन है, जिन लोगों को हम आइसोलेट कर देते हैं या अबेंडन कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो कि आपके जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी से होते हैं, तो उनको हम ऐसा मानते हैं कि इनके एक बीमारी है, इनको उनके माँ-बाप भी उन्हें अपने से दूर कर देते हैं, तो उन्हें डेस्टिट्यूट कर दिया और ऐसे माँ-बाप बूढ़े के जो डेस्टिट्यूट कर दिए, उनके बच्चे उन्होंने बाहर निकाल दिया क्योंकि उन पर बोझ बन जाते हैं, तो वो कहाँ जाएँगे बेचारे, तो अपना पेट पालने के लिए भीख माँगते हैं। तो ओवरऑल डेस्टिट्यूशन किसको जन्म देता है? भीख प्रथा को जन्म देता है, भीख माँगने वाले लोगों को जन्म देता है। तो हमारे देश में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे देश की ओवरऑल इमेज तो बेकार होती है और इससे क्या है कि एक गैप बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। जो लोग कैपेबल है और जो लोग बिल्कुल ही डेस्टिट्यूट और पुअर है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्माइल प्रोग्राम लॉन्च किया है इस चीज को खत्म करने के लिए, डेस्टिट्यूशन बैगरी को खत्म करने के लिए। अब स्माइल ये क्या है? स्माइल का मतलब देखो कितना अच्छा नाम रखा है। स्माइल का मतलब यहाँ पर मुस्कुराना है कि इन लोगों को मुस्कुराने की हमें आजादी देनी है, इनके लिए ऐसे काम करने हैं कि उनके चेहरे पर हंसी आए। अब यहाँ पे तो अगर इस स्माइल की हम फुल फॉर्म देखें तो स्माइल का मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। कब उनको हम ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन मुहैया कराए, ऐसे ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कराए, एंटरप्राइज का मतलब कि उन्हें ऐसा काम दे जिनसे उनकी लिवलीहुड अर्न हो सके, यानी कि अपनी जिंदगी को चला सके, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना कमा सके कि उन्हें भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए? 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने ये ऐसा अंडरटेकिंग ली है, ये एक तरह का ऐसा अपने ऊपर बीड़ा उठाया है कि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो पर्सन इस चीज में बैगिंग में एंगेज्ड है, जो एक्ट ऑफ बैगिंग में एंगेज्ड है, उनके लिए हम क्या करेंगे? उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। किसके अंतर्गत? क्योंकि हमारा काम क्या है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे काम हो और ऐसी चीजें बढ़े, घटने के बजाय बढ़े, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा ये प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे किन किन लोगों को मिलकर किन किन इनिशिएटिव, किन किन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस काम को अंजाम देना है। एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनजीओज और आपके सारे स्टेक होल्डर जो भी आते हैं, जैसे गांव के प्रधान आ गए, ठीक है, और आपकी लोकल कम्युनिटी आ गई और एनजीओज आ गई जो इस फील्ड में काम करती है गरीब लोगों के लिए, और जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सारी आप हर एक डिस्ट्रिक्ट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, तो वो सब मिलके काम करेंगे इनके उत्थान के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे कई इनिशिएटिव लेंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि हर तरह से उनका उत्थान होगा, हर तरह से उनको सुविधा पहुंचाई जाएगी, सोशली और आपकी इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और हर तरह से, मतलब जितना भी आप सोच सकते हो उसे कॉम्प्रिहेंसिव बोल देते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया हो ओवरऑल, ठीक है। वेलफेयर मतलब उनके उत्थान के लिए, उनके फायदे के लिए। मेजर्स ऐसे मतलब इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे, ठीक है, उन पर्सन्स के लिए जो इस काम में एंगेज है, ठीक है। इनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन किस चीज में किया जाएगा? कि उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जो मेंटली डिस्टर्ब है या ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं हमें भीख मांगनी पड़ेगी, हम तो निकाल देंगे, उनके अंदर है ना एक तरह से एनकरेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन की भावना लाने के लिए ना, मोटिवेशन देने के लिए उनका काउंसलिंग किया जाएगी, उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाएगी कि भैया भीख मांगना गलत बात होती है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अच्छा कुछ कर सकते हो, देश में अपना नाम कर सकते हो, बड़े ओहदे पे पहुंच सकते हो। और वो कैसे होगा? एजुकेशन प्रोवाइड करके, तभी तो उनको नॉलेज आएगी, और नॉलेज आएगी तो उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति में सुधार होगा, ठीक है। इकोनॉमिक लिंकेजेस बनाए जाएंगे। इकोनॉमिक लिंकेज बनाने का मतलब है उन्हें ऐसे काम में लगाया जाएगा, जैसे मान लीजिए टोकरी बनाने के काम में लगा दिया, टोकरी बनाएंगे, उनके अंदर स्किल आएगी टोकरी बनाने की, टोकरी बेचेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, तो इस तरह से एक तरह से वो पूरी एक तरह से इकोनॉमिक लिंकेज बन जाएगा कि उनके रॉ मटेरियल लेने से, बनाने से और बेचने तक का जो पैसा आएगा उनका, ठीक है। और उनका कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। और कन्वर्जेंस किन चीजों में? कि जो गवर्नमेंट की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की, डिफरेंट डिफरेंट आपकी पंचायत ग्राम लेवल पर होती है, ठीक है।
तो उन सबको क्लब करके एक ऐसी स्कीम बनाई जाएगी जो ओवरऑल डेवलपमेंट उनका करे, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट यही है कि ऐसी डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाएगी जो सपोर्ट करे उनका ओवरऑल होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन हो सके। और ये मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है आपकी मिनिस्ट्री है। ये याद रखने वाली बात। अब थोड़े से आंकड़ों पे बात कर लेते हैं जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा काम आएगी अगर इस तरह का आंसर आ जाता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपको लिखने को। पहले तो ये मांग ले 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बेगर्स की इंडिया में कंडीशंस क्या है। अगर मेल फीमेल और टोटल की बात करें, टोटल तो 4,13,670 बेगर्स थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर फीमेल की बात करें जिसमें से 1,91,997, और मेल की बात करें तो 2,21,667 सॉरी 73 ये है पॉपुलर। अगर दिल्ली की बात करें जो यूटी है हमारी, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मेन फोकस रहता है 1343 टोटल बैगर्स है जिसमें मेल है, और सॉरी टोटल बैगर्स तो 2187 है, टोटल मेल बैगर्स है 1343 और टोटल फीमेल बैगर्स है 1844। देखो कितनी ज्यादा है हमारी वो है। और दिल्ली तो हमारा मेन हब है, मेन सेंटर है, और ये क्या नाम पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी तो एक बैड इंप्रेशन जाता है अगर भाई से बाहर से कोई आता है। अगर हम इनकी एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कितनी परसेंटेज है, तो लिटरेसी इनमें अगर देखने को मिलती है जितने भी टोटल बैगर्स है उसमें 70% तो इलिटरेट होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जिसमें से अगर यूपी सॉरी प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन की बात करें कि कितने लोगों ने प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन ली होती है वो बैगिंग में है, तो वो 22% है। और आपका सेकेंडरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उससे अबव एजुकेशन कितनों ने ली होती है जो भीख मांग रहे होते हैं वो 8% है। तो इस तरह से आंकड़ा है जो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, जितना याद रह जाए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका आंसर राइटिंग में आएगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। अगर हम स्टेट वाइज और आपके नॉर्थ ईस्ट लेवल पर बात करें और आपका यूटीज लेवल पर बात करें तो कितने कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। वेस्ट बंगाल टॉप करता है इस चीज़ में क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके बैगर देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है बिहार। अगर आप लक्षद्वीप की बात करें तो केवल 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग ये ऐसा आपका वो है जगह, ऐसा आपका इंडिया की टेरिटरी है जहाँ पे सिर्फ दो ही भिखारी देखने को मिले। तो अगर बात है कि सिर्फ लक्षद्वीप की ओवरऑल डेवलपमेंट में इसमें बैगिंग के उसमें देखने को मिलता है जिसने बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। अगर यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो दिल्ली में हमने तो डिस्कस कर ली जो नंबर 1 पे है बैगिंग में, और सेकंड नंबर पे जो आपकी चंडीगढ़ यूटी आती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो आसाम में सबसे ज्यादा है जिसमें 22,116 बैगर्स है, और मिजोरम में सबसे कम देखने को मिलते हैं, ओनली 53 बैगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े तो अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड लॉयन डे 2022 के बारे में। देखिए 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। ये आप जानते हो इनका काम यही होता है, हर साल तो सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 10 अगस्त है, 10 अगस्त तो हर साल आएगी, तो हर साल सेलिब्रेट किया जाएंगे। और इनका काम यही होता है डे को सेलिब्रेट करने का कि अवेयरनेस फैलाई जाए आम पीपल्स में। किसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए? लोयंस के बारे में। लोयंस क्योंकि इसलिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, जहाँ से 300 क्या नाम अभी पिछले 40 साल में 50 साल में इनकी पॉपुलेशन लगभग 95-97% घट गई है। आज से 3 मिलियन ईयर्स एगो ये इनकी पॉपुलेशन इतनी थी बहुत ज्यादा है। और ये कई सारे कंट्रीज में, कई सारे कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलते थे, मगर अभी सिमट कर रह गए कुछ 3 या 4 डिजिट में सिमट कर रह गए हैं। ठीक है, तो पीपल्स को एजुकेट करना है इनके बारे में, अवेयरनेस, और ताकि उनके अंदर सिंपैथी आए इनके कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है कि अवेयर करना है लोगों को कि इनकी लोएंस की सिग्निफिकेंस बतानी कि जो पूरा पिरामिड होता है आपका, बायोम का पिरामिड होता है, और प्राइमरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे जो आपके प्रेडेटर होते हैं, ये एपेक्स प्रेडेटर की श्रेणी में आता है, यानी कि टॉप पे होता है। अगर हम यहाँ पे वो बनाए तो ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, तो आपकी टर्सरी जो आपका टॉप पे होता है उसमें आता है। अब इसकी बात करें वर्ल्ड लेवल लोयन डे 2022 अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ईयर 2022 चल रहा है। जो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो पहली बार जो सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड लोयन डे जो बनाया गया था 2013 में मनाया गया था 10 अगस्त को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस की बात ये है कि हम लोएंस की जो है इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि इकोलॉजिकल साइकिल में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ताकि इसका हम एक्सटेंशन को रोक सके, क्योंकि ऐसा अलार्म आ गया है, अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है कि एक्सटेंशन पे पहुंच गया है, क्योंकि जो लोयन है अब हमें दिखता नहीं है। ठीक है, या तो कुछ जो 2-3 बचे वो कैप्टिविटी में देखने को मिलते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया, अगर ऐसा कैप्टिविटी में देखने को मिलता है तो वहां पे उसको सजा हो सकती है, ऐसा रूल बनाया
बनाया हो, क्योंकि लोयन जो है पहले कहाँ एशिया में देखने को मिलता था, अफ्रीका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में। कब देखने को मिलता था? 3 मिलियंस ईयर एगो, यानी कि 30 लाख ईयर्स एगो ये देखने को मिलता था। मगर पिछले ये लगभग 5 दशक में, यानी कि 500 सालों में, 50 सालों में, 500 सालों में इसकी जो पॉपुलेशन 95% डिक्रीज हो गई। देखो कितनी बड़ी शर्म की बात है, कितने बड़े दुख की बात है। ठीक है, अगर हम बायो पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे एपेक्स पिरामिड में आता है। ये सेकेंडरी कार्निवर्स को खाता है, सेकेंडरी कार्निवर्स आपके कार्निवर्स को खाते हैं, और ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, और इस तरह से ये पिरामिड वर्क करता है। ठीक है, तो आपका साइंटिफिक नेम की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम आपका पैंथेरा लियो है। जो आपकी लियो होती है ना, जो क्या नाम, राशि होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो लियो यहाँ से ही आता है। ठीक है, पैंथेरा मतलब पैंथर, जो हम बोलते हैं ना, पैंथर चीता है, क्या ना, लौंडा एकदम चीता है, तो यहाँ से ही वो निकल के आता है। ठीक है, तो इसकी दो सब स्पीसीज होती है, एक तो आपकी अफ्रीकन लायन होता है, दूसरा एशियाटिक लायन होता है। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जो एशियाटिक लायन होता है, ये साइज में थोड़े से छोटे होते हैं अफ्रीकन लायन की कंपेरिजन में। कहने का मतलब अफ्रीकन लायन आपका थोड़ा बड़ा होता है साइज में। ठीक है, अगर इनके रोल की बात करें, जो एनिमल किंगडम होती है, एपेक्स प्रीडेटर है, मैंने यहाँ पे पिरामिड में दिखाई दिया है, आपको बता ही दिया है अपनी हैबिटेट में। और इनकी पॉपुलेशन, जो ग्रेजिंग पॉपुलेशन होती है, जो चरती है, जो घास खाती है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर वो पॉपुलेशन की ज्यादा है तो एक तरह से जो पूरा बायोमास पिरामिड है, इकोलॉजिकल सिस्टम में जो हैबिटेट है, पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे ओवरऑल ह्यूमन मैनकाइंड को ही खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, बीमारियां पैदा हो जाएगी। ठीक है, और आपका मतलब आपका जो ह्यूमन मैनकाइंड का स्पेस है वो घिरने लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं घुसना है। यानी कि ये ओवरऑल ये कह सकते हैं, ये कह के हम सम अप करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करते हैं, बना के रखते हैं। ठीक है, थ्रेट्स इनकी पोचिंग है, इनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, और इनकी एक जगह ही ब्रीडिंग की जाती है, तो डाइवर्सिटी नहीं इनकी ब्रीडिंग में, बीमारी हो जाती है जैसे कि प्लेग और कैनाइन वाइन डिस्टेम्पर 2018 में, 16 में और 17 में या 18 में देखने को मिला था, जिनकी वजह से ये कई मारे गए थे। ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर भी आ जाता है, जैसे आसाम में आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे फ्लड आ गई। ठीक है, प्रोटेक्शन इनको क्या मिली हुई है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल कैटेगरी में है। एशियाटिक लायन की बात करें तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, आईयूसीएन की लिस्ट में साइट के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और ये अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, तो साइट के अपेंडिक्स 1 में इन्हें क्या है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें बाकी दूसरी कंट्रीज की, इंडिया को छोड़कर, उन्हें अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में इन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन कम है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, जो 1972 का है, उसे शेड्यूल 1 में रखा गया है इनको, उनमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। स्टेटस की बात करें इंडिया में, इंडिया जो है पहले तो बहुत बड़ा घर था, क्योंकि यहीं पे देखने को मिलते थे एशियाटिक लायन। और मगर अब कहाँ देखने को मिलते हैं? सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं, जो कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे मैप दिखा है, गिर नेशनल पार्क यहाँ पे है गुजरात में, यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ठीक है, अब ये 674 टोटल है। वो 2020 में जो उनकी पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी, 674 थी। और जबकि 2015 में कितनी थी? 523। कहने का मतलब ये बढ़ी है, यानी कि 3 डिजिट में है इनकी पॉपुलेशन। दुख की बात है, हमें इसे बढ़ाना है, इनकी कंजर्वेशन पे ध्यान देना है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो लंपी प्रोवैक इंड के बारे में। ये एक तरह की वैक्सीन है। ये वैक्सीन किसके लिए है? ये पशुओं के लिए है, जो आपके ये बोवाइंस होते हैं, जो दूध देते हैं, मिल्च इन्हें बोल सकते हैं, जो दूध देने वाले पशु है, मिल्च बोल देते हैं। इन्हें कौन सी डिसीज हो जाती है? लंपी डिसीज हो जाती है, यानी कि ये वायरस की वजह से होती है। उस वायरस को भी हम जानेंगे, उस वायरस का नाम क्या है। मगर इन्हें जो लंपी डिसीज होते हैं, लंपी स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिसीज। ठीक है, इन्हें लंपी स्किन डिसीज है, क्योंकि इनकी जो स्किन पे ना लम्प्स हो जाते हैं, यानी गांठ हो जाती है बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे नहीं दिख रही, तो मैं अगले फिगर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इनके स्किन पे गांठ क्लियर क्लियर दिख रही होगी। तो ऐसी डिसीज हो जाती है। तो इनकी ये डिसीज होने से क्या होता है, ये खाना छोड़ देती है, नाकों से आंखों से पानी बहने लगता है, मुंह गले, जब ये खाती है गले में सूजन आ जाती है, तो इनका खाना निगलने में इन्हें दिक्कत होती है, मुंह से लार बहती है। ओवरऑल ये दूध देना बंद कर देती है। अगर ऐसी स्थिति लंबे टाइम तक बनी रहे तो ये इनकी डेथ हो जाती है। इनकी बहुत खतरनाक डिसीज है। आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इसका कोई इलाज नहीं था, मगर अभी हरियाणा के जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो आपका एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, ये हिसार में है। हरियाणा, हिसार जो है डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। इसने किसके साथ मिलकर, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो इंडिया का जो में ये जो आपके वेटरिनरी फील्ड में रिसर्च करता है, जो कि इज्जत नगर बरेली में है, उसके साथ मिलकर इसने क्या किया है, इसका इजाद किया है
लंपी प्रो वैक इंड का। ये आपकी वैक्सीन है जो किसके, ये लंपी स्किन डिसीज है, इसको ठीक करने में काम आती है। अब से पहले तो इसका इलाज यही था कि साफ सफाई रखो, इसे इन्फेक्शन से टच में ना आने दो, इसे वैक्सीन बूस्टर डोज दो, वैक्सीन दो। वैक्सीन इसकी नहीं कि इसका इलाज करने के लिए, वैक्सीन इसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने का। जैसे हम बचपन में वैक्सीन लेते हैं ना कि हमें पोलियो ना हो जाए, अब तो पोलियो की वैक्सीन है, मगर जब तक पोलियो नहीं आया था, हम जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन लेते हैं, और भी कई सारी चीज़ों की वैक्सीन लेते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे अनवांटेड या ऐसे आपका जो एलियन वायरसेस है उनके खिलाफ लड़ सके। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को ऐसा करके बूस्ट अप करते हैं, ना कि उसकी प्योर वैक्सीन लेते हैं। मगर आपकी क्या है, अभी ये वैक्सीन आ गई है, तो ये वैक्सीन लंपी डिसीज के लिए आ गई, ये हमने पढ़ ही लिया क्यों ये न्यूज में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये लंपी स्किन डिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपकी इन्फेक्शन डिसीज है जो कि वायरस की वजह से होते हैं। कौन सी वायरस किस फैमिली का होता है, ये पॉक्सीविरिडे फैमिली का वायरस होता है। इसको आप नेथलिंग वायरस भी बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नेथलिंग वायरस को कौन सा वायरस बोला जाता है, कि आपका ये पॉक्सवेरिडी फैमिली का होता है, और ये आपका लंपी डिसीज क्रिएट करने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। इसके कोजिज यही होता है कि इन्फेक्शन जो है कैटल में हो जाता है, तो पॉक्स वायरस की लंपी डिसीज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, FAO यानी कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन FAO, यानी कि जिसकी फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने बताया कि लगभग 10% इसका मोर्टेलिटी रेट होता है अगर ये वायरस का स्किन का डिसीज हो जाता है। तो ये पहले जम्बिया में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, इनके डिटेक्ट किया गया था 1929 में। ये याद रखने की बात है कब आइडेंटिफाई किया गया। यूपीएससी में शायद ना पूछा जाए, मगर हाँ जो आपका यूपीपीएससी या अदर स्टेट के एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही क्रिएट होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये एनिमल से एनिमल कॉन्टेक्ट के बीच में हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये इंसेक्ट्स होते हैं जो इसके वेक्टर होते हैं लंपी स्किन डिसीज के वायरस के, वो अगर इसको काट ले या मॉस्किटो काट ले जिनको, या फ्लाइज काट ले, ऐसी मक्खी काट ले इनको पशुओं को, तो इनकी ये डिसीज होने का खतरा रहता है। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए दिए, खाना बंद कर देते हैं और डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। मगर अब इसका यही है कि रोकथाम करने के लिए अब दवाई आ गई है। अगला आर्टिकल हमारा बटरफ्लाई माइंस के बारे में। बटरफ्लाई माइंस क्यों यूज में आया, कि जो आपका यूके का डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अपनी जो है इंटेलिजेंस को बोला कि आप लोग असेसमेंट कीजिए। किस चीज़ का असेसमेंट करना है, कि जो आप रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है वहाँ पे उनके बॉर्डर पे क्या है। अभी तो आप जानते हो यूक्रेन को तबाह करके रखा हुआ है रशिया ने, मगर अभी कंटिन्यूस वार चल रहा है। तो यूके ने अभी क्या है, अपनी डिफेंस को ये बोला कि भाई आप बॉर्डर पे ये इसका असेसमेंट कीजिए कि जो ये है आपकी ऐसा हथियार यूज करे, माइंस यूज करे, जिसको वहाँ पे बॉर्डर पे डालने से जो आपकी यूक्रेन के जो पर्सनल है वो अगर उनके टच में आते तो वो ब्लास्ट हो जाती, फट जाती, तो बहुत सारी कैजुअलिटी देखने को मिलती है। तो इसी तरह का इन्होंने बोला कि ऐसा ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, साउंड अलार्म, यानी कि साउंडेड अलार्म, यानी खतरे की घंटी बजी एक तरह से। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा उन्हें पाया कि PFM1 सीरीज के PFM1S ये यूज कर रहे हैं, जिनका नाम बटरफ्लाई माइंस रखा गया है। बटरफ्लाई माइंस इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो इसके जो पंख टाइप आपको दिख रहे होंगे ना पिक्चर में, बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, माइंस इनके मतलब माइंस की तरह इनकी शेप होती है, इस तरह से इनका नाम रख दिया गया बटरफ्लाई माइंस, क्योंकि कलर और जो शेप होती है इनकी माइंस की तरह होती है, तो इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई माइंस रख दिया गया। तो यही इसने बोला यूके की जो इंटेलिजेंस थी कि रशिया मिलिट्री ये यहाँ पे डोनेट्स्क में और क्रामाटोर्स्क में कि इनका यूज कर रही है, बटरफ्लाई माइंस का यूज कर रही है। बटरफ्लाई माइंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दो तरह की होती है जिनका एंटी पर्सनल लैंड माइंस की तरह यूज किया जाता है। इनको ग्रीन पैरेट्स भी बोला जाता है क्योंकि कलर में ग्रीन होती है। ठीक है, ठीक है, ये और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें दो जो इनका मेन डिफरेंस होता है PF1 और PFM1MS में, कि PFN जो PFM1S है ये जो आती है अगर कांटेक्ट में आएगी तो अपने आप ये ब्लास्ट हो जाती है। इसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म इजाद की गई है, ऐसी मैकेनिज्म इसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई है। 1 घंटे से लेकर 40 घंटे के अंदर ये अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है। तो ये इसके बारे में बोला गया है। और जो यहाँ पे दो स्टेट के नाम लिए गए, दो जगह के नाम लिए, डोनेट्स और क्रेमाटोर्स्क। तो यहाँ पे देखिए ये तो रहा डोनेट्स और ये रहा क्रेमाटोर्स्क। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख ही रहोगे कि ये जो रेड एरिया, आपका रेड एरिया कौन सा है जिसने रशियन मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है आपका किस पे, यूक्रेन के जगह पे। ठीक है, और दूसरा आपका ये जो ये डॉट, ये आपका क्रॉस लाइन वाला एरिया है, तो इसमें रशिया यहाँ पे एडवांस कर रहा है, यहाँ पे इस एरिया में,
इस एरिया में यहाँ पे बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जो आपका ब्लू वाला एरिया में क्या है कि यूक्रेन ने अभी तक हेल्ड करके रखी हुई है, जो कि रशिया के कंट्रोल में आ गई थी, मगर रशिया की फौज को मार भगाया तो यूक्रेन ने फिर से दोबारा से रिकवर कर ली। तो यही, और जो ये आपकी ये एरो देख रहे हैं, ये है रशिया के पर्सनल जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसके बढ़ने की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगला आर्टिकल हमारा इको स्टेट्स के बारे में, जो कि लास्ट आर्टिकल आई हो। ठीक है, ये नासा का क्या है, ये एक तरह का आपका थर्मल रेडियोमीटर है। इसने एक्सपेरिमेंट करा कि इकोसिस्टम के बारे में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ये स्पेस स्टेशन में ये अटैच कर दिया गया, वहां पे स्पेस स्टेशन में इसको लगाया गया। ये आपके पिक्चर देख रहे होंगे, इस स्पेस स्टेशन में यहाँ पे अटैच करके रखा हो इको स्टेट जो आपका है। ये थर्मल रेडियोमीटर है या स्पेक्ट्रोमीटर इसे बोल सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम जाने इको स्टेट्स की, तो इको इस सिस्टम से हमने ले लिया इको, स्पेस बोन से ले लिया स्पेस बोन जो स्पेस में रहता हो, स्पेस बोन से ले लिया एस, और थर्मल से ले लिया टी, रेडियोमीटर से ले लिया आर, और एक्सपेरिमेंट से ले लिया ई, और स्पेस स्टेशन से एस एस ले ली। तो इससे हमारा बन गया इको स्टेट्स। तो इको स्टेट्स ये एक तरह से पूरा एक वर्ड भी बन गया, और एक तरह से फुल फॉर्म को कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। तो ये इसका यही पता लगाता है, ये पैटर्न पता लगा रहा है जो, और ये कारण पता लगा रहा है कि क्या पैटर्न है आग, जंगल में आग लगने का, और कारण क्या है। ये इस तरह का ऐसा सिस्टम इसमें स्पेस स्टेशन में लगाया गया है। तो ये करता क्या है, ये मल्टी वेवलेंथ को क्या है, वो करता है, एनालाइज करता है, इमेजिंग करता है उनकी, इनका स्पेक्ट्रम बनाता है। तो इसलिए इसको स्पेक्ट्रोमीटर भी बोला जा रहा है। स्पेक्ट्रोमीटर की अगर डेफिनेशन जाने, एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करता है, लाइट की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करके, मेजर करके किसी की स्पेसिफिक पोर्शन की, धरती पे कोई स्पेसिफिक पोर्शन है, जैसे मैं अगले पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे दो जो ये पिक्चर ली गई है ना, ये वाली पिक्चर, ये जो आपका यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये एनालाइज, ये पूरे पिक्चर को आपको ऑन सेट में यहाँ पे बड़ा करके दिखा देगा। जो रेड एरिया आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये इको स्टेज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे आपका वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यही सब चीजें एनालाइज करके ये दिखाता है। तो किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को ले लेगा और उसको एनालाइज करके वहां पे जो आपकी ग्रीन एरिया है उसमें ट्रांस इवेपोरेशन कैसे हो रहे हैं, यानी कि ट्रांस इवेपोरेशन उसको बोलते हैं जिससे कि पौधों से पानी का वेपराइजेशन होने को ट्रांस इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर किसी एरिया में पानी की वैसी कम है तो वो चीज इकोसिस्टम या वहाँ की ग्रीनरी तो वैसी वाटर स्टेज से गुजर रही होगी। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, यहाँ पे समझाने की बात कर रहा है इको स्टेज कैसे काम करता है। तो यही पता लगाता है, स्टडी करता है कि कोई भी वेजिटेशन अपने वाटर का, जो उसके पास वाटर अवेलेबल है, उसका कितने इफेक्टिव तरीके से उसका यूज करती है। देखो, अगर आप रेगिस्तान में कोई ग्रीनरी है, यानी कोई घास है, और रेगिस्तान में तो आप जानते हो जहाँ पर रेती होती है, बालू होता है, तो वहां पर तो पानी की बूंद नहीं मिलेगी। तो वो जो इकोसिस्टम है वहाँ का, पेड़ पौधे है, वो वहाँ पे जितना भी पानी उनके पास है उसका कैसे वो यूज करते हैं, क्योंकि पौधे इस तरह से अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं ना, जैसी क्लाइमेट में रहेंगे वहाँ पे वो अपने आप को उसी तरह से एडेप्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे पानी जितना भी होता है उसको वो पूरी साल तक या कुछ महीनों तक चलाते, तब तक चलाते जब तक कि उन्हें नेक्स्ट स्टेज पर पानी ना मिल जाए, जैसे कि बारिश हो जाए, या कहीं नदी से पानी ना आ जाए, या नमी ना आ जाए धरती में, किसी भी वजह से भी हो, तो वो तब तक उसको चलाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम होते हैं ना, कई बार हमें मान लो आपका डाटा खत्म हो रहा है, हमें पता है डाटा रात के 1 बजे रिन्यू होगा, तो आपका डाटा जल्दी खत्म होने वाला है, दोपहर के 2 बजे खत्म होने वाला है, और आपका 100 MB बचा है, तो आप 100 MB को रात के 1 बजे तक चलाओगे, उसे कम यूज करोगे। तो इसी तरह से वो उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि वार्मिंग क्लाइमेट, कि क्लाइमेट जिस तरह से वार्म हो रही है उस हिसाब से तो उनका ट्रांस इवेपोरेशन वाटर स्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिल रही है, ट्रांस इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यही यहाँ पे उसको एनालाइज करता है। तो यहाँ पे यही बोला है ना कि मेजर करता है, क्या मेजर करता है, रेट ऑफ रिलीज ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स के वाटर को कितने रेट से, कितनी स्पीड से रिलीज कर रहा है। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है कि वाटर जितनी तेजी से आपका रिलीज करेंगे पानी को, तो वहां पे आग लगने की ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो पानी वहां पे क्या है, वो पौधे और फसल जो भी होगी सूख जाएगी, तो वो सूखे होंगे तो गर्मी ज्यादा रहेगी, तो अपना आप ही रगड़ होने से, आंधी आने से वो आग लगने के ज्यादा चांसेस रहेगा ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमने जाना, ये भी पिक्चर हमने डिस्कस कर ही ली। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।